शासन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। I want to make it very clear. Please. आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. वोट चोर गद्दी छोड़, भारत का लोकतंत्र लूटा जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने में चुनाव आयोग सबसे आगे है। आरएसएस ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। आज राहुल गांधी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल रहे थे, वो कोई एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहे थे, वो देश की संसद में खड़े होकर के उन तमाम बमों को एक साथ ले जाकर के सामने रख दिया। पूरा देश सुन रहा था कि राहुल गांधी किस तरह से उसी चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर हो रही बहस में यह कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र बीजेपी और आरएसएस मिलकर बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी के भाषण की बहुत ज्यादा चर्चा है। उसके ठीक पहले अखिलेश यादव ने जो भूमिका निभाई थी, एसआईआर, चुनाव आयोग, बीएलओ की मौत, वोटर लिस्ट से नाम काटा जाना, वोट की चोरी नहीं बंदूक लगाकर डकैती कर लेना, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसकी घोषणा करना, सबूतों के साथ, उदाहरणों के साथ इतने सवाल पूछ दिए जिसका जवाब सत्ता पक्ष के जितने वक्ता बोल रहे हैं उनके पास केवल यही है कि आप जीत रहे हैं, आप कल जीते थे तब कैसे गलत था, आज आप हार रहे हैं इसलिए सब गलत है। लेकिन वो हास्यास्पद लगा। राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने के लिए जिसको खड़ा किया गया, ऐसा लग रहा है कि वो मजाक है, लेकिन राहुल गांधी ने जो गंभीर भाषण दिया उसकी बात होना जरूरी है। महात्मा गांधी की हत्या और गांधी की हत्या करने वाले गोडसे का जिक्र। On the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. और उसके बाद इस बात का जिक्र कि खादी और खादी से लेकर के कपड़ों की बुनावट, चाहे वो नागालैंड की जैकेट हो या बनारस की साड़ी, दक्षिण भारत का कोई कपड़ा हो या भारत के किसी दूसरे कोने का अपना संस्कृति का अपना कपड़ा, राहुल गांधी ने प्रतीक और बिंब के साथ धागे और कपड़े को जोड़कर बताया कि वो धागा अकेले बेकार है, लेकिन जब वो कपड़ा बन जाता है तब वो संस्कृति को भी निभाता है, वो सब कुछ करता है जिसकी उसके पास धागा रहने के समय क्षमता नहीं होती। ये देश ऐसे ही 140 करोड़ धागों से मिलकर के एक बना हुआ सभ्यता का, संस्कृति का एक शानदार कपड़ा है जिसे बीजेपी और आरएसएस धागा धागा तोड़कर अलग करके बिखेरना चाहती है। राहुल गांधी के शुरुआती भाषण का यह आखिरी हिस्सा जरूर सुनिएगा। They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. राहुल गांधी जब अपने भाषण की शुरुआत जब इस पूरे दार्शनिक, साहित्यिक, वैचारिक और प्रतीकों बिंबों की सधी हुई गंभीर भाषा से कर रहे थे तो भाजपा को नागवार गुजर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हंगामा शुरू हो गया और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होकर के ये बोलते हुए सुनाई दिए कि ये एसआईआर पर चर्चा है, ये क्या बोल रहे हैं, इससे हमारा वक्त खराब हो रहा।
उनको समझ में ही नहीं आया कि इस बात की गंभीरता क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने बात शुरू जहां से की और उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि इस धागे को खोलने, तोड़ने और बिखेरने का काम आरएसएस कर रही है और वह 3 संस्थाओं पर कब्जा कर चुकी है, विश्वविद्यालय, इंटेलिजेंस एजेंसीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बौखला गया पूरा सत्ता पक्ष और कहा कि ये आप नहीं कर सकते। सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. इस हंगामे के बाद राहुल गांधी ने अपनी वो बात पूरी की जो पूरे देश को सुननी चाहिए। हमारे जैसे लोग दसियों साल से बोल रहे हैं। अब ये देखकर अच्छा लगता है कि जो कल हम सड़क पर, चौराहे पर, विश्वविद्यालयों में खड़े होकर बोल रहे थे, आज देश की संसद में वही बोला जा रहा है कि आरएसएस ने देश भर के विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया है। मेरिट की, सो कॉल्ड मेरिट की हत्या की जा रही है और शाखा से निकले हुए आरएसएस के लोगों को विश्वविद्यालय में कुलपति से लेकर के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, कमेटी मेंबर सब कुछ बनाया जा रहा है और देश के ज्ञान के संस्थान पर आरएसएस ने कब्जा करके घोर अवैज्ञानिक, पाखंड, अंधविश्वास के बढ़ावा देने वाले लोगों को भर दिया। इसीलिए कोई गोबर लीप करके एसी का विकल्प बना रहा है, कोई गोबर खाने की बात कर रहा है। विश्वविद्यालयों में हवन हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों में शाखा लग रहे हैं, विश्वविद्यालयों में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और एक धर्म का अड्डा बना दिया विश्वविद्यालयों को और बाकी विश्वविद्यालयों से वैज्ञानिक चेतना, विचारों में असहमति की गुंजाइश, संवाद, वाद विवाद की सारी गुंजाइश खत्म कर दी गई है और विश्वविद्यालयों को खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने उस पर जो बात कही, सुनिएगा। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice chancellor after vice chancellor after vice chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. उसके बाद राहुल गांधी ने इकट्ठे ये कहा कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज में जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है वो भी कैसे वही लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं और उसी में ईडी, सीबीआई और उनका दुरुपयोग, विपक्ष के खिलाफ उनका उपयोग और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे भी आरएसएस और बीजेपी ने देश को खोखला करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया है और इस देश के लिए ट्रिगर अलार्म है। Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. आरएसएस सबसे बड़ा खतरा है। ये सुनते ही बिलबिला जाने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस बात को भी सुने कि जब राहुल गांधी का जवाब देने के लिए बेहद ही बदतमीजी के लिए जाने वाले निशिकांत दुबे खड़े हुए तो वो तो गर्व से कह रहे थे कि हाँ, मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का हूं। हम आरएसएस के हैं, मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। और भूल गए इसी लोकसभा, इसी राज्यसभा, वहीं खड़े होकर के आरएसएस का गुणगान गाया गया। उसी राज्यसभा में पिछले वाले उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, आरएसएस का गुणगान चेयर पर बैठ करके कर रहे थे। फिर भी बेचारे को न फेयरवेल मिली, न वो विदाई मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन अफसोस कि आरएसएस का गुणगान करना जायज है, लेकिन देश को कैसे आरएसएस बर्बाद कर रहा है, राहुल गांधी ने जब ये बोल दिया तो उनको इस बात से दिक्कत होने लगी। And the third institute, there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this?
मानिए प्लीज, प्लीज मानिए। The third, capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. राहुल गांधी ने उसके बाद 3 सवाल किए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से। क्या इन तीनों सवालों का जवाब वो दे पाएंगे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में नियम क्यों बदले गए? उसके बाद 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज ही रखेंगे, उसके बाद डिलीट क्यों हो गई? केस मुकदमा क्यों नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर लें? ऐसा नहीं लगता कि ये तीनों नियम इसीलिए बदले गए क्योंकि चुनाव आयुक्त का दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा करना था। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी इन तीनों सवालों का जवाब देंगे? तेवर भले ही कोई और रख लें, लेकिन सुनिए राहुल गांधी ने अपने तेवर में ये 3 सवाल किए। But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Immunity. Why? And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote चोरी। और उसके बाद फिर एक हंगामेदार दृश्य लोकसभा में पैदा हो गया जब राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि हमने बार बार बोला है कि कई राज्यों के चुनाव लूटे गए हैं और कई प्रकार से लूटे जा रहे हैं। उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है हरियाणा का ब्राजीलियन मॉडल। और जैसे ही राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया, कांग्रेस के कई सदस्य पीछे उसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाने लगे। फिर क्या था, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के पूरा सत्ता पक्ष एकदम हमलावर हो गया। उसने कहा आप तो बहस हो ही नहीं सकती साहब, ये तो अपमान हो गया, ये तो कर ही नहीं सकते। और उस हंगामे के बाद उन्होंने यह कहा कि हम चलो तस्वीर नहीं दिखाते। राहुल गांधी ने बड़ा स्मार्टली डील किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये तस्वीर दिखाने के हम फेवर में नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है। और फिर तस्वीर रख दी गई और राहुल गांधी ने कहा कि जरा जवाब दीजिए ये कितनी बार क्यों वोटर लिस्ट में है और उसके बाद कहां से ये हुआ। राहुल गांधी ने उसके बाद अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि केवल नियुक्ति से लेकर के कार्यप्रणाली ही लोकतंत्र की बर्बादी के लिए नहीं काम कर रही है। चुनाव आयोग इतना खोखला हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री की रैली के मुताबिक अपना शेड्यूल जारी करता है। और इसके बाद राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट अगर हम 2 चीजें मांग रहे हैं तो ये वो लोग क्यों नहीं देना चाहते जो कह रहे हैं कि शुद्ध मतदाता सूची हम बना रहे हैं। जब शुद्ध बना रहे तो उस शुद्ध को 1 महीने पहले लोगों तक क्यों नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि बिहार में आपने एसआईआर किया और बिहार में शुद्धि के नाम पर जो एसआईआर किया, उसी एसआईआर में आप कितने ऐसे डुप्लीकेट वोटर बनाए हो, फोटो लगाए हो। फिर यह दावा आपका गलत होता है कि नहीं कि एसआईआर के नाम पर सब शुद्ध हो जाएगा। 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list. If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. राहुल गांधी ने आखिर में उसी तेवर के साथ, जिस तेवर से कभी एटम बम फोड़ा था, जिस तेवर से कभी हाइड्रोजन बम फोड़ा था, उसी तेवर से यह कहा
कि ये नियम हम जब वहां आएंगे तो बदलेंगे, और जो भी इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं हम उन्हें सजा देंगे। राहुल गांधी ने इस बात को कहते हुए जो फिर से एक आइडिया ऑफ इंडिया का वितान खींचा कि दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र अगर कोई है तो वो भारत है, हम इस लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे और वो लोग जो इस लोकतंत्र की बर्बादी कर रहे हैं हम उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. और इसके बाद हमें उम्मीद है कि एसआईआर पर जब चर्चा होगी, जब गृह मंत्री बोलेंगे या प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो उनके पास एक ही टूल है। कांग्रेस ने पहले कैसे कैसे लोकतंत्र को बर्बाद किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, यही गाते रहेंगे। लेकिन देश जानना चाहता है आज अगर कोई गलत बीजेपी और आरएसएस कर रहा है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने अगर गलत किया तो उसकी सजा पा रही है और वो अपने कमजोर स्थिति में विपक्ष में बैठी है। आप तो सत्ता पक्ष में, इसलिए जवाब सत्ता पक्ष को देना है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बाहर भी देश है जो ऐसे तमाम सवालों को जानना चाहता है उनका जवाब, और नेता प्रतिपक्ष उस सवालों के रूप में उस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिस भारत का उम्मीद है कि सत्ता उनके सवालों का जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि जब मोदी और अमित शाह बोलेंगे तो कांग्रेस की नाकामियों पर ही पूरा भाषण खत्म कर देंगे, या ललकार कर 2047 का कोई झूठा सपना दिखाकर खत्म कर देंगे, या एसआईआर का गुणगान ही गाते रहेंगे, या इन सवालों का सीधा जवाब देंगे जो इंडिया गठबंधन ने पूछा है? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम चाहते हैं कि तथ्य तर्क के साथ आपको पूरी सूचना मिलती रहे, इसलिए अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन बगल में उसकी आकृति बनी है, उसे दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी ताकत और हिम्मत हमें मिलेगी ताकि हम और मजबूती से अपना काम करें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।